गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में आप लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार। हमने अब तक दो अभिक्रियाओं के बारे में जाना। रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विभाजन अभिक्रियाओं के प्रकारों को विस्तृत तरीके से समझा। अब तीसरी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ देखें अपन। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से अलग, मतलब अपने स्थान से अलग होना। द प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है हटना, किसी स्थान से अलग होना क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। अब जैसे कि सामान्य उदाहरण देखा जाए कि अपनी क्लास का उदाहरण देख लो। जो ताकतवर बच्चा होता है वह कमजोर बच्चे को लगन का झगड़ कर या ताकत से उस पर उसका प्रयोग करता है, अपनी ताकत का प्रयोग करता है और उसको अपने स्थान से हटा देता है और स्वयं उसकी सीट पर क्या कब्जा कर लेता है। तो उसने अपने स्थान पर क्या हटा दिया। तो ऐसे ही अपन के साइंस के पार्ट में आपको जो स्थापना है धातु हुई, जैसे कोई धातु पदार्थ कोई भी यौगिक हुआ, वह अधिक सक्रिय जो धातु होती है, अधिक सक्रिय कोई यौगिक होता है, वह कमजोर धातु को अपने स्थान से उसमें से क्या हटा देता है, वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। और जिसके मतलब ये अभिक्रिया होगी वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, तो परिभाषा क्या बनी? किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, मतलब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या परमाणु समूह का, दूसरे परमाणु या परमाणु समूह का आ जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या हुई? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु और परमाणु समूह के स्थान पर, तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरा कोई परमाणु समूह का आ जाना, मतलब कोई यौगिक है उसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह का आ जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अधिक क्रियाशील तत्व मूलक, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक, एक पदार्थ के अधिक क्रियाशील, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ के अधिक क्रियाशील, मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ के अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु या समूह, मतलब अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा, परमाणु होगा, कोई धातु होगी, वह परमाणु या समूह अपने से कम क्रियाशील तत्व परमाणु समूह को मतलब अपने से कम क्रियाशील तत्व या परमाणु समूह को स्थान से विस्थापित कर देता है। अपने स्थान से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। मतलब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करेगी, अपने स्थान से क्या कर देगी, विस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे कि A प्लस बी, जैसे कि A प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी। जैसे कोई A अधिक सक्रिय धातु है, वह BC विलयन में से उसको या कमजोर धातु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगी और खुद स्थान ले लेगी। तो ए सी प्लस क्या बन गया, बी बन गया। अब इसको अपन समीकरण के द्वारा समझते हैं क्या होता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या धातु को क्या डाला जाता है या डुबोया जाता है, मतलब जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को क्या डाला जाता है, तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा क्या है, अधिक क्या है, सक्रिय धातु। लोहा कैसी है, अधिक सक्रिय धातु। लोहा क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को लोहा क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। क्योंकि प्रतिस्थापित क्यों करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु को प्रतिस्थापित करता है। कॉपर धातु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि लोहा इससे क्या है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर क्या है, कमजोर क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु है। तो अधिक क्रियाशील धातु होने की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, अपने स्थान से हटा देता है। उसके स्थान से हटा देगा और स्वयं उसका क्या स्थान ले लेता है। जैसे कि क्या बना, स्थान लेगा तो FeSO4 प्लस C, FeSO4 क्या C, जिसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, तो प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे Zn प्लस, इसमें मेन मुख्य बात है अधिक क्रियाशील धातु का अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, विस्थापन क्रिया कहलाती है। तो जो भी अधिक क्रियाशील धातु है उनकी एक सीरीज है जिसको कि हम सख्ता से निम्न सीरीज को पढ़ते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस C। वही Zn अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो ये धातु Zn क्या, इस कॉपर को कॉपर से विलयन में, मतलब Zn धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु होने की वजह से इससे तो ज्यादा क्रियाशील है ये, तो Zn धातु क्या करती है, इसको कॉपर से विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देती है, स्वयं उसका स्थान ले लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार काफी सारे उदाहरण हैं इसके। MgSO4 वाले लोग, Mg प्लस CuSO4 इक्वल टू, इससे अधिक क्रियाशील है, इससे अधिक क्रियाशील है, तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस C। इसी प्रकार आपका है कि H2Cl वाला उदाहरण है Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 तो ये सभी विस्थापन अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण है। समीकरण आपको मुख्यतः दो समीकरण याद रखने हैं, इन पर ये आपको क्वेश्चन क्या बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, दो रिएक्शन दे दी जाएंगी, उसको क्या पूरा करवाएगा ये। अब विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, तो हम पढ़ते हैं उदाहरण। और भी सारे उदाहरण हैं, आपको बता सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखो और भी देखते हैं। आपकी बुकों में 2-3 उदाहरण मिलेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। आप काफ़ी सारे क्या उदाहरण आप बना सकते हो, जैसे कि AgNO3 Cu प्लस AgNO3
इक्वल टू क्या हो जाएगा Cu। अब देखो ये AgNO3 में क्या होता है, Ag इक्वल का CuNO3, मतलब इससे अधिक क्रियाशील है कॉपर प्लस अपने से कम क्रियाशील को करता है, मेन बात याद रखिए इसमें Ag। ठीक, ये भी विस्थापन अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है। ZnSO4 हो गया Pv प्लस CuCl2, Pv प्लस CuCl2 इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो, अब क्या बनेगा इसमें PbCl2, PbCl2 बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो PbCl2 इसका है कॉपर नाइट्रेट, ये लेड क्लोराइड नंबस क्लोराइड प्लस C। तो काफ़ी सारे अपने से कम क्रियाशील धातु होनी चाहिए, उदाहरण काफ़ी सारे बन जाएंगे। KBr प्लस Cl2, 2KBr प्लस Cl2 तो क्या हो जाएगा 2KCl इक्वल टू Br। तो ये सभी विस्थापन अभिक्रिया के क्या है उदाहरण है, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। ZnS प्लस O2, ZnS प्लस O2 इसका तो क्या हो जाएगा ZnO प्लस SO2 यूनिट। ये सभी विस्थापन अभिक्रिया के क्या उदाहरण है, इनको नोट करो। अब विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, पहली है एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। पहली है एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। फिर विस्थापन दो प्रकार की होती है, पहली है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, एकल विस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो किसी यौगिक में से, जब किसी यौगिक में से अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है या उसका स्थान ले लेती है, उसको संयुक्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब किसी यौगिक में से, जब किसी यौगिक में से, जब किसी यौगिक में से जब किसी यौगिक में से अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु, जब किसी यौगिक में से अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को, अपने से कम सक्रिय धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, या उसके स्थान पर संयुक्त हो जाती है, या उसके स्थान पर क्या संयुक्त हो जाती है, जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब जब किसी यौगिक में से अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, संयुक्त हो जाती है, उसको क्या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वो उदाहरण वही है आपका एकल विस्थापन Zn प्लस CuSO इक्वल टू, जो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सब देते हैं वही क्या है, इसके उदाहरण है SO4 प्लस C, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस C। ये काफ़ी सारे उदाहरण हैं। तो जो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण समझे तो यहाँ अधिक सक्रिय धातु क्या Zn है, वह कॉपर सल्फेट के विलयन में से अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। तो अब है आपका सक्रियता, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्रम। धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्या क्रम है, मैंने धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्या क्रम है। एकल विस्थापन अधिक क्रियाशील धातु कंपोज, तो उनका ये क्या होता है क्रम होता है। तो अधिक सक्रिय धातु सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं होती हैं वह धातुओं की सक्रियता का क्रम किस प्रकार से माना गया है। अब सक्रियता श्रेणी में
सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। जो भी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें उनकी धातु का कौन सा क्रम होगा, कौन सी अधिक क्रियाशील धातु होगी, कौन सी कम क्रियाशील धातु होगी, उनका भी एक फिक्स क्रम होता है। तो वो क्रम है के NaCaMg। मतलब सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम उनको किधर लगा गया है, कौन सा किधर आएगा धातु, वो अधिक क्रियाशील धातु कुछ होती है। जैसे सोडियम धातु सबसे अधिक क्या है, क्रियाशील धातु, उसको माना गया है। सोडियम जो धातु होगी उसको अधिक क्रियाशील माना गया है। उसके बाद में कौन सा उससे कम होता है, कौन सा उससे ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो ये धातुओं की ये श्रेणी बनाते हैं जिसके अंतर्गत धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, जिसके अंदर इनको क्या रखा जाता है। इसके बाद कॉपर, Hg, Au आदि श्रेणी है। तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्या है, क्रम है, जिसको कि आपको याद करना है। इसे बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्रम। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है। मतलब सर्वाधिक सक्रिय जो धातु होती है, आप मान लेंगे आपको मैग्नीशियम, उच्च क्रियाशील धातु, इनको बोलते हैं उच्च या सक्रिय क्रियाशील धातु, उच्च या सक्रिय क्रियाशील धातु, जिनको की माना जाता है। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, आपकी मध्यम क्रियाशील धातु है। तो सही क्रियाशील, लेकिन उससे क्या एवरेज है, मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु सबसे अधिक कौन उच्च है, सबसे अधिक, मध्यम है उससे कम, और सबसे कम क्रियाशील धातु। ये आपकी है ऐसे लेकर यहाँ तक है, आपका सिस्टम है आपका इस प्रकार से। ये क्या है, कम क्रियाशील धातु, इनको बोलते हैं कम क्रियाशील धातु, इनको बोलते हैं कम क्रियाशील धातु। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं का एक क्रम होता है जिसे आरोही अवरोही के नाम से भी जाना जाता है। मतलब धातुओं की सक्रियता श्रेणी का ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे अधिक धातु कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। सबसे कम क्या हुआ, हाइड्रोजन के बाद में जो भी क्रम धातु का आ रहा है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। तो इस मानक इलेक्ट्रॉन विभाग के आधार पर जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं वह क्या कहलाती हैं, सक्रियता श्रेणी में इनको धातुओं को क्रियाशीलता का क्रम रखा गया है। अब इनसे क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम रखने से क्या होता है, इससे हमें धातुओं की क्रियाशीलता का क्या पता चलता है। कौन अधिक सक्रिय धातु जल्दी से रिएक्शन समाप्त हो जाती है, कौन देरी से होगी किसी विलयन में, तो इससे फायदा मिलता है। सभी जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। मेन बात है जो सभी विस्थापन जो अभिक्रियाएं, सभी विस्थापन अभिक्रियाएं, सभी जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उनको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सभी जो विस्थापन अभिक्रिया होंगी वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो पहला प्रकार आपका एकल विस्थापन होगा, दूसरा प्रकार समझते हैं आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। तो ये नोट करना है, दूसरा प्रकार है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। एकल विस्थापन हो गया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहली है आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी अभी अपन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है एकल विस्थापन अभिक्रिया, आयचन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या डबल प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं सिंगल प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। डबल प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, वो कह रहा है जब किसी कोई केमिकल रिएक्शन में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों के मूलकों, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों कह लो या मूलकों
मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों मतलब कोई अभिकारक है, दो अभिकारकों या मूलकों या तत्वों में परस्पर विनिमय से, मतलब किसी रासायनिक जो अभिक्रिया है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों, दो मूलकों या दो तत्वों में परस्पर विनिमय के फलस्वरूप विनिमय मतलब आदान प्रदान के फलस्वरूप, विनिमय मतलब एक्सचेंज, लेना और देना के फलस्वरूप दो परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों या दो मूलकों या दो तत्वों के मध्य में परस्पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, मतलब आदान प्रदान हो रहा है, लेना देना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो मूलकों या तत्वों या अभिकारकों में परस्पर विनिमय के द्वारा दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो मुख्य बात ये निकल आई, इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारकों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, जैसे कि A प्लस बी इक्वल टू, जैसे कि A प्लस बी, ए भी दो अभिकारक मूलक हैं, और सी डी। अब इन दो अभिकारकों या मूलकों तत्वों का परस्पर क्या होगा, विनिमय होगा, और नए यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, AD प्लस BC। देख लो अभिकारकों मूलकों में कैसे होता है, जैसे कि ये क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव बदल जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक। तो क्या बन गया, AD 1 का और 4 का, ये तो 1 और 4 का होगा क्रॉस। इसी प्रकार नेगेटिव प्लस में जाएगा 2 का और 3 का, BC क्या हो गई 2 हो गया आदान प्रदान। अभिकारकों मूलकों को क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। अब इसके समीकरण काफी सारे हैं, आपको समीकरण क्या करने हैं, याद करने हैं। दो समीकरण बता देता हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl, ठीक। तो इसमें क्या है, दो अभिकारकों के मूलक हैं, इसमें दो यौगिकों के अभिकारक हैं, दो या दो से अधिक दो अभिकारकों के मूलकों का उसका आदान प्रदान होता है। तो यह एक प्लस नेगेटिव आपको छाड़ना आना चाहिए। तो ये प्लस कितना बन जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक। तो क्या बन गया, NaCl प्लस क्या होगा, BaSO4, क्या बन गया, BaSO4। अब इसको संतुलित कर लो, तो NaCl Cl2 है, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अगला है इसमें FeSO4 प्लस H2, FeS प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2S। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के क्या है, काफी सारे उदाहरण है। इसमें दो अभिकारकों के मूलकों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का क्या निर्माण होता है, उसे अपन कह सकते हैं CuO। दो अभिकारक हैं, जैसे CuO प्लस AgNO3। और दो अभिकारक मूलक यहाँ छाड़ना याद चाहिए, प्लस माइनस। तो CuNO3 प्लस Ag2O बन रहा है, ठीक। तो दो अभिकारक मूलकों का क्या हुआ, ये इसका इस प्रकार से आयन हुआ, ये यौगिक बन रहा है, ठीक। तो AD प्लस BC यौगिक बन जाता है। तो काफी सारे उदाहरण है, आपको क्या याद करने हैं, जैसे कि आपका है CuSO4 NH4 का होता है, CuSO4 प्लस NH4OH, ठीक।
अब देखो प्लस माइनस प्लस में आएगा माइनस तो CuSO4 का 1 ट्वाइस प्लस NH4 का 1 ट्वाइस SO4 का। तो काफी सारे रिएक्शन है इसमें दो अभिकारक के मूलकों दो अभिकारक ये दो अभिकारक है अगर ये अभिकारक ये अभिकारक इनमें क्या मूलक है उन्हीं मूलकों में परस्पर क्या होता है आदान प्रदान होता है। जैसे दो अभिकारक CuO प्लस AgO ठीक है तो ये दो अभिकारक हो गए तो इन अभिकारकों में मूलक है एक तो धन मूलक एक ऋण मूलक तो इन अभिकारकों मूलकों में आयनों में क्या हुआ आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो विस्थापन अभिक्रिया समझी उसमें विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है एकल विस्थापन द्विविस्थापन को उदाहरण समझे तो रिएक्शन को अपन को याद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आसन अभिक्रियाओं के प्रकारों में तीसरे अभिक्रिया में आज पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया जो भी अगर डाउट्स हो डाउन हो तो फोन के माध्यम से पूछ सकते हो। आप समीकरण आपको यहाँ याद करने हैं और जो भी केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।